जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज समावयवता। इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इसको आज हम बहुत ही बेसिक से डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डील करेंगे आइसोमेरिज को। ठीक है, आइसोमेरिज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे बेटा समावयवता। क्या बोलते हैं? समावयवता। ठीक है, तो आइसोमेरिज पढ़ने के पहले जो है हमें कॉन्सेप्ट पहले डील करते हैं यहां पर। आइसोमर, इसको हम बोलते हैं समावयवी। क्या बोलेंगे? समावयवी। ठीक है, तो आइसोमर क्या होते हैं बेटा? आइसोमर ऐसे तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो? सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हो? डिफर हो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? आइसोमर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमर को। तो आइसोमर बेटा, इसको जनरली मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं, ध्यान समझिएगा। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड विथ सेम molecular formula is called isomer। ठीक है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट यौगिक, भिन्न यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम, वो क्या कहलाते हैं बेटा? आइसोमर या समावयवी। और ये आइसोमर में रिलेशन बताने वाली जो फिनोमिना होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोमेरिज बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं? समावयवता बोलते हैं। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसमें एक और लाइन अभी अपन चल बाद में ऐड कर लेंगे। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है। ठीक है, अब इसके मैं दो डिफरेंट फॉर्म लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक है CH3 CH2 और ये क्या है? OH। और एक है बेटा CH3O CH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल मीन्स एल्कोहल है। इथेनॉल मीन्स एल्कोहल है। और ये क्या है? ईथर, डाई एथिल ईथर। ये क्या है? ईथर। और ये जो ऊपर अपन ने लिखे है क्या है? एल्कोहल। अब देखिएगा ध्यान से, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा है? सेम है। यहाँ कार्बन कितने बताइए? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, मतलब ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप चेक कर लो पहले। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ जो आपका एल्कोहल बना है इथेनॉल वाला, इस पे कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। उसी प्रकार से जो आपने इसका ईथर वाला फॉर्म बनाया हो, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन ये दोनों कैसे प्रॉपर्टी में डिफर है। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, जनरली ये जो एल्कोहल अपन ने लिखे हैं, इसकी अगर मैं एक प्रॉपर्टी लिख के बताऊं आपको, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो ये जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये जैसे कि अगर हम बात करें ईथर की, तो ये जनरली कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैस। तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझिएगा, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कम से कम एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इनकी एक एक कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस आ रहा है, तो ये बेटा आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल सकता हूं? आइसोमर। ये दोनों बेटा एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है, या फिर ये क्या है? समावयवी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये आइसोमेरेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, तो देखिएगा। चलिए देखिएगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर। ठीक है जी, तो आइसोमर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये कुछ प्रॉपर्टी वो देख लेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पहली बात। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होता है, सेम। सेकेंड, सेम मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास भी कैसे होता है, सेम। इनका मॉलिक्यूलर मास भी कैसे होता है, सेम। आणविक द्रव्यमान भी समान होता है। तीसरा, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो भी समान होता है, तो सेम जनरल, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी कैसे होता है, सेम होता है। चौथा, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, सेम। मूलानुपाती सूत्र हम इसको कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है ना भाई। पांचवें नंबर पे देखो, इनका सेम इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी होता है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इसको हम बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इनका इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी कैसा होता है, सेम। और एक और पॉइंट यहां याद रखना कि इनमें जो है कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एक पॉइंट यहां पे मैं और ऐड कर दे रहा हूं, इनमें एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो कैसी होगी, डिफर होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब इनमें कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको एग्जांपल से अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अभी दो आपको आइसोमर बताए थे। सबसे पहले आपके पास क्या था, इथेनॉल CH3 CH2 और ये क्या है, OH। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास डाई मेथिल ईथर था। ओके, सबसे पहले देखो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा था मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको शॉर्ट पे लिख रहा हूं, आप समझ जाना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अणुसूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है, C2H6O। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। चलो मैं कलर पेन चेंज कर दे रहा हूं, यहां देखना, C2H6O। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। ओके जी, बढ़ते आगे। सेकेंड नंबर पे देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोल दो आप। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करके। तो ठीक है भाई, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। एक कार्बन का 12, दूसरे का भी 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कितने हाइड्रोजन है, 6। तो यहाँ पे 6 जोड़ दो। और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताइए, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो जल्दी से ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये 12 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 18। 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 46। तो यहां पर आपके पास जो है 46 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसका भी कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। थर्ड, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इथेनॉल जो अपन ने बनाए हैं, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 2 और ये O। ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। N की वैल्यू आप चेंज करते चलेंगे। यहां पर अगर मुझे क्या बनाना है, इथेनॉल। इथेनॉल अगर बनाना है तो N की वैल्यू कितनी रखी होगी, 2। N की वैल्यू कितनी रखी होगी, 2। ठीक है, तो ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनॉल के लिए वही है। और ये जो ईथर आपने बनाए हो, CnH2n + 2O। ठीक है, तो ये ईथर के लिए भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है, सेम है। ठीक है जी, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे आओ। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, इंपेरिकल फॉर्मूला।
अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर ये H2O2 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है पर ऑक्साइड का। अब इसका मेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, तो बेटा ये दोनों में जो दोनों एलिमेंट है वो देखो उनके नंबर कितने हैं, 2 2 है, तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं दोनों। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, HO। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में टोटल हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जब मैंने बनाया, इसका जब मैंने मूलानुपाती सूत्र बनाया, तो ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HO जो आया, ये H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला था। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ध्यान समझना। अब हम यहाँ देख रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, कार्बन के मोल्स कितने हैं, यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो क्या ये तीनों सिंप्लीफाई हो पाएंगे किसी नंबर से, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। अगर ऑक्सीजन के नंबर यहाँ 2 रहते तो सारे के सारे 2 से सिंप्लीफाई हो सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र, तो ये हो जाएगा C2H6O, और इसका भी क्या हो जाएगा, C2H6O, ठीक है। ओके, अब इनका इंपेरिकल फॉर्मूला ये आया, तो इंपेरिकल फॉर्मूले का जो मास है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो 5 नंबर पे इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे, तो कैसे लिख पाओगे, 46 से लिखोगे, और इसका कितना लिखोगे, 46। इंपेरिकल, ये जो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आया, इसका मास जो आएगा तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोल देंगे। 6 नंबर पे आइए। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो। यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट देख लो, चलो फिजिकल स्टेट ले लेते हैं यहाँ पे। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट की हम बात करेंगे तो इथेनॉल जो है वो हमेशा यहाँ पे हमको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड। और ये जो है हमको, जो आपका ईथर है यहाँ पे, डाइमेथिल ईथर जो है, वो किस फॉर्म में मिलेगा, गैस, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपके आइसोमर्स की। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। समवायता का क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में किया गया है, देखिएगा। ओके, जनरली आइसोमेरिज्म जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो दो कैटेगरी में किया जाता है। एक सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको हम संरचनात्मक समवायता बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इनको हिंदी में भी लिख देते हैं। देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का, आइसोमर का दो टाइप से किया गया। दो टाइप के आइसोमर होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होते हैं क्या, आपके स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समायोजकता। संरचनात्मक समावेयता, इसको आप लिख लीजिएगा। और सेकेंड नंबर पे जो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं त्रिविम समावेयता। त्रिविम समावेयता, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को भी फर्दर जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, या इसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर कितनी क्लास है, कितने टाइप्स होते हैं वो देखो। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है चैन आइसोमर, चैन आइसोमर या चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म।
मेरिज्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, ठीक है। तीसरी जो आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप जो है तीसरे नंबर पे वो आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसको हम बोलते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता, पांचवें नंबर पे यहीं पे आएगा। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं चलावयवता। ठीक है। एंड सिक्स एंड लास्ट नंबर यहाँ पे आएगा, सिक्स नंबर पे एक और है, उसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रीय वलय, चक्रीय श्रृंखला समावयवता। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ना, सिक्स टाइप से हम क्या पढ़ेंगे, सिक्स टाइप से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन फर्दर सिक्स टाइप से किया गया है, ऐसे करके। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है सिक्स टाइप से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की, तो देखिए नेक्स्ट पेज में इसको देख लीजिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देख लीजिए कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता को जो है वो कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है वो देख लीजिए। तो इसको जनरली टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ओके, दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट नंबर पे आता है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, और एक होता है आपका कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। चल, इनको हिंदी में क्या बोलते देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं अभिविन्यासी। अभिविन्यासी अभिविन्यासी समावयवता। अभिविन्यासी समावयवता, ठीक है। और कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता, ठीक है जी। अब इसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म को टू कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर आप पढ़ोगे पहले नंबर पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड पे पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल को हम जनरली हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्यामिति समावेयता। ज्यामिति समावेयता हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं प्रकाशिक समावेयता, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर को मेनली टू टाइप से क्लासिफाई किया गया, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशनल जो होगा इसको फर्दर टू टाइप से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जबकि कन्फर्मेशन जो है इसी के अंदर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर से। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है ये क्या होता है, इससे अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाओ। पहले नंबर पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समावेयता। सबसे पहले हेडिंग है हमारी संरचनात्मक समावेयता। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इस पे थोड़ा समझिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो कंडीशन हमको याद रखना है। पहली बात कि सेम क्या होगा, इनमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे उनमें सेम क्या चीज होगी, तो इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होगा, ठीक है जी। डिफरेंस काय में आएगा, डिफरेंस किस में होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर। जो आइसोमर होंगे, जो आइसोमर बनेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर, उनकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बोल सकते हैं, डिफरेंस हमारे पास जो आइसोमर की स्ट्रक्चर होगी उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब आते हैं सीधे इसके टाइप्स पे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, 6 टाइप से। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं आप, सबसे पहले नंबर पे इसको ए करके दे रहा हूं मैं, चैन आइसोमर या चैन आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, श्रृंखला समावेयता। क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला समावेयता, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो चैन आइसोमेरिज्म जो है इसमें अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो चैन आइसोमर बनेंगे, ठीक है, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज होगी और डिफरेंस क्या में होगा, तो वो देखो। सेम क्या क्या होगा इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, डन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये देखो, ये तो सब में कॉमन रखोगे आप, जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या रखना है, हमेशा सेम रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। और साथ में क्या क्या सेम हो सकता है इस पे, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे। और क्या सेम हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होगा, मल्टीपल बॉन्ड ये भी सेम होगा। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो चेन आइसोमर जो बनेंगे यहाँ पर हमारे पास, उनमें सेम क्या क्या चीज देखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखना है, फंक्शनल ग्रुप सेम देखना है, और मल्टीपल बॉन्ड भी क्या देखना है, सेम देखना है। डिफरेंस किस चीज में होगा जी, तो डिफरेंस देखो, अभी एग्जाम्पल से सब चीज क्लियर होगी आपको, बस इधर आप फोकस करते रहिए। डिफरेंस किस में होगा, तो डिफरेंस बेटा यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में होगा, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन जो होगी उसमें डिफरेंस आएगा। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड के बाद ना आप सब्स्टिट्यूट भी लिखो, सब्स्टिट्यूट भी लिख लो, मैं अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा तो क्लियरिटी आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, चेन आइसोमर जो होंगे, चेन आइसोमर में सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट तो सेम होंगे, ठीक है। लेकिन उसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में डिफरेंस आएगा, किसमें डिफरेंस आएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में डिफरेंस आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3, CH2, CH2 और ये क्या है, CH2 और ये है OH। ठीक है जी। एक मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। जिस कंपाउंड को मैंने लिखा हूं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। अब बताओ इसमें इसका मेरे को अगर चेन आइसोमर बनाना है, क्या बनाना है, चेन आइसोमर बनाना है, तो मुझे पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसका चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे, तो CH3, CH, CH2 और ये क्या है OH और यहां पर आप एक क्या लगा दीजिए, CH3 ग्रुप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, CH3 ग्रुप लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर दोनों मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो इसमें कार्बन 4 दिख रहे हैं, उसमें भी कार्बन 4 है। ठीक है, इस पे हाइड्रोजन 10 है, उस पे भी हाइड्रोजन 10 है, इस पे ऑक्सीजन 1 है, इस पे भी ऑक्सीजन क्या है 1 है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। तो भाई ये चैन आइसोमर कैसे कहलाए, तो उसका क्या कैसे पहचानोगे आप, ये चैन आइसोमर है। तो देखो ध्यान से, इसमें देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 और ये 4, मतलब पेरेंट चेन जो है, पेरेंट कार्बन चेन जो है, पेरेंट कार्बन चेन जो है उसमें मुझे यहाँ पर 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं 4। और यहाँ पर मैं अगर नंबरिंग करूं तो 1 2 3, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बताओ। इसको पेरेंट चेन को पीसी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। यहाँ पे कितने कार्बन है 3, देख लीजिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की 4, यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की 3, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से ही जुड़ा है। क्लियर। तो अपन ने क्या बोले थे वो समझो आप। चेन आइसोमेरिज्म में जो चेन आइसोमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। भाई उनमें जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो भी सेम होना चाहिए। जैसे लेफ्ट में OH है तो राइट में भी OH है। ठीक है, अब मैं मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जांपल भी लूंगा, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, में अपन ने बोले थे पेरेंट कार्बन चेन में, पेरेंट कार्बन चेन में अपन ने डिफरेंस बोले हैं, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन के नंबर पे डिफरेंस आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिएगा। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH। चलिए एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, जल्दी से बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बन कितने जी 4, हाइड्रोजन कितने 5 6 और 2 8। ये देखो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया इस मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। अब किसी ने मुझे बोला कि भैया इसका आप चेन आइसोमर बना के बताओ, इसका क्या बना के बताओ, चेन आइसोमर बना के बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4, पेरेंट चेन में मुझे पता है यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं 4, 4 कार्बन दिख रहे हैं। ओके, अब मुझे चेन सॉरी अब मुझे क्या करना है, इसका चेन आइसोमर बनाना है, तो पेरेंट चेन में कार्बन कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो भैया इसका चेन आइसोमर कैसे बनेगा, तो देखिए CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या लगा है CH3 ग्रुप। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। बताओ अभी भी इस भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है, वहां पे भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन पेरेंट चेन में कार्बन कितने हो गए इस बार 3। मतलब पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, किसमें डिफरेंस आ गया, पेरेंट चेन में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या कहलाए, चेन आइसोमर कहलाए। एक और एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से। ओके, अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल लिया, मल्टीपल बॉन्ड वाला लिया, अब सब्स्टिट्यूट वाला भी ले लेते हैं। चलिए देखिए तीसरे नंबर पे हमारे पास दिया है CH3, CH2, CH2, CH2 और ये Cl दिया है। ठीक है जी। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बोलूं तो आप बोलोगे कार्बन 4 है सर, बोलोगे आप हाइड्रोजन जो है वो 9 है और क्लोरीन कितना है 1 है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास दिया है। ठीक है, C4H9Cl, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास गिवन है इस मॉलिक्यूल का। अब देखो इसका मेरे को चेन आइसोमर बनाना है, तो भाई हमको यहाँ पे ना क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूट दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले लिए, फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल भी ले लिए, लेकिन अब सब्सटीट्यूट वाला लिए। ठीक है, तो अब मुझे इसका चेन आइसोमर बनाना है। तो पहली बात कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है चेन पे, तो इस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं पेरेंट चेन पे कितने कार्बन है 4। तो बच्चों अब मुझे इसका चेन आइसोमर बनाना है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना सेम होना चाहिए। तो ये बन जाएगा ऐसे CH3, CH, CH2 और ये Cl
और यहाँ पे आ गया CH3। जल्दी से काउंट करो नंबर। पेरेंट चेन में कार्बन 1 2 और ये 3। पेरेंट चेन में अब कार्बन कितने हो गए 3, मतलब पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया। मतलब हम देख रहे हैं इसको हम क्या बोल पाएंगे, चेन आइसोमर बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे, चेन आइसोमर बोल पाएंगे। तो आपको इतनी सी बात याद रखना है कि चेन आइसोमेरिज्म जब पढ़ोगे तो आइसोमर में क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। और डिफरेंस क्या में आना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस आना चाहिए। किस पे डिफरेंस आना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन पे डिफरेंस आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर का, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर के आइसोमर की। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पोजीशन आइसोमर। क्या आ जाता है, पोजीशन आइसोमर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर या आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, स्थिति समावयवता। ओके, ये है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में याद रखना जो आइसोमर होंगे उनमें क्या क्या सेम होगा। पहले सेम और डिफरेंस चीजें लिख लेते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या होने वाला है जी, तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ FG से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर सेम होगा। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम होगा, मल्टीपल बॉन्ड को भी मैंने शॉर्ट पे लिख दिया। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुआपन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला भी यहाँ क्या होगी, सेम। तो चार चीज बिल्कुल सेम है, याद रखना है। अच्छा सर डिफरेंस क्या में होगा, डिफरेंस क्या में होगा, तो डिफरेंस बच्चों याद रखना है पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट। अच्छा मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट ऐड नहीं किया हूं, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी ऐड कर लेना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी सेम होता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट। और यहीं पर हाँ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट, इनकी क्या चेंज होगी, पोजीशन। चलिए चेक करते हैं, अच्छे समझने का प्रयास करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम पोजीशन आइसोमर की बात करेंगे तो सेम क्या क्या होना चाहिए आइसोमर के बीच में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, पेरेंट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूट, ये क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस क्या में आएगा, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन या स्थिति में यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, देखिए जरा, CH3, CH2, CH2 और ये OH, मेरे पास 3 कार्बन वाला एक एल्कोहल था। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास हो जाते हैं 8 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। ठीक है जी, इसको प्रोपेनॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोपेनॉल बोल देते हैं। 3 कार्बन वाला एल्कोहल है, प्रोपेनॉल कहलाता है। ठीक है जी, अब इसका मेरे को पोजीशन आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, CH3 CH CH3 और ये यहाँ पे लगा दिया मैंने OH। अब देखो जरा समझने का प्रयास करना, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3। तो पेरेंट चेन में कार्बन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, 3 है। क्योंकि अपन ने ऊपर लिखे भी हैं कि पेरेंट कार्बन चेन इस बार कैसी होनी चाहिए, सेम। भाई पेरेंट कार्बन चेन कैसी होना चाहिए, सेम। तो इसमें भी 3 कार्बन है, इस पे भी 3 कार्बन है। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्कोहल है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, लेकिन हमने डिफरेंस क्या बोला था, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट। तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है और यहाँ पे किस पे जुड़ा है, सेकंड पे। तो पोजीशन चेंज हो गई है, इस बार फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सबको क्लियर हुआ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने की जो पोजीशन है बच्चों, वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आते हैं, देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है वो फंक्शनल ग्रुप वाला लिए है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं अब ले लेता हूं बेटा, यहाँ ध्यान देना।
डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड वाला देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड क्या आ गया CH2। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है ब्यूटीन। क्या नाम होता है? ब्यूटीन। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं पेरेंट कार्बन चेन की तो कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 और 4। पेरेंट चेन में यहाँ पे है कितने कार्बन? 4। ठीक है जी। अच्छा, अब किसी ने मुझे बोला कि भाई इसका आप क्या बनाओ, पोजीशन आइसोमर बना के बताओ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? फर्स्ट। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? फर्स्ट। डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करा देंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4। ठीक है, पेरेंट चेन में अभी भी 4 कार्बन है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन चेंज होने वाली नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन तो सेम होनी चाहिए, अपन ने लिख दिए। केवल डिफरेंस क्या में आएगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई। यहाँ पे देखो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई इस बार। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप काउंट कर लेना। कार्बन यहाँ पे भी 4 है, कार्बन यहाँ पे भी 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने? 8 है। बोलो क्लियर? चलो एक सब्स्टिट्यूट वाला एग्जांपल भी लेता हूँ। फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हो गया, मल्टीपल बॉन्ड का हो गया, सब्स्टिट्यूट का देखते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे एक एग्जांपल अपन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं। देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 और ये Cl है बेटा। ओके, ये देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो इस कार्बन से होगी 1 2 और ये 3। इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन आप इसको बोल सकते हैं। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप देखकर बता पा रहे हैं कि यहाँ पेरेंट चेन में जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। ओके जी। अब किसी ने आपको बोला कि भाई इसका पोजीशन आइसोमर तो बना के बताएं, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल बना दोगे। CH3CH और ये CH3, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? Cl। अभी नंबरिंग करके देखो, पेरेंट कार्बन चेन में तो डिफरेंस नहीं है, तो नहीं है जी। अभी भी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। कितने कार्बन की है? 3। ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट है बेटा, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। और यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है? सब्स्टिट्यूट है। लेकिन यहाँ क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? फर्स्ट। और यहाँ क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूट के जुड़ने की जो पोजीशन है वो क्या हो चुकी है? यहाँ पर चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। अब चलिए एक लास्ट एग्जांपल में मल्टीपल बॉन्ड से ही लेके चल रहा हूं, ध्यान देना। जैसे देखो फोर्थ नंबर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर ये आइसोमर, इसका अगर मेरे को पोजीशन आइसोमर किसी ने बनाने बोला तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, आपसे बनने लग जाएगा, थोड़ा सा आप फोकस करिएगा इधर। ये देखिए, ये मैंने पोजीशन आइसोमर बनाया। चलो देखते हैं कैसे बना। ये लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे? 4। 1 2 3 4। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। ठीक है जी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। यहाँ पे भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन बताइए? 4। 4 ही है। अब देखिएगा ध्यान से कि भाई 4 पेरेंट चेन में यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी पेरेंट चेन तो चेंज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे? सेकेंड। तो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या हो चुकी है? चेंज। इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये चेन पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आएगा पोजीशन आइसोमर कैसे आपको करना है। ठीक भाई। थर्ड नंबर पे अपन अब देखते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल आइसोमर। क्या? फंक्शनल आइसोमर, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर की। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास तीसरे नंबर पे आता है फंक्शनल आइसोमर। देखिए जरा, थर्ड नंबर पे है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रियात्मक समावयवता। अब ये जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना, इसमें खास बात क्या है इसको समझेंगे पहले।
इसमें भी आपको दो चीजें वही रखना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, सेम क्या होगा बेटा, इसमें ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंस काय में आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, ठीक है, इस पे इतना याद रखना है। डिफरेंस काय में आएगा, डिफरेंस आएगा बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड पे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो ये चीज याद रखेंगे। अब एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के आइसोमर हो जाते हैं। मतलब एक आइसोमर फॉर्म का फंक्शनल ग्रुप कुछ और होगा, दूसरे आइसोमर फॉर्म का फंक्शनल ग्रुप कुछ और होगा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, सेम होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से बात करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगी चीजें। ठीक है जी, सबसे पहले देखिएगा, यहां पर देखो, मैं फंक्शनल आइसोमर में अल्टरनेट आपको ग्रुप बताते चल रहा हूं कौन कौन से किसके फंक्शनल आइसोमर है। जैसे एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है क्या, ईथर। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। देखते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल से क्लियरिटी आई। CH3 CH2 CH2 और ये है OH। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। कितने कार्बन है, 3। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 8। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ओके, अब इससे ईथर बना दो, CH3। एक मिनट, मैं एग्जांपल यहाँ पे प्रोपेनॉल का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3O C2H5। ओके जी, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक एल्कोहल लिया है जिसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मैंने एक ईथर बनाया। ठीक है, तो ये ईथर क्या है, एथिल मेथिल ईथर इसको हम बोल सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर। ओके जी, यहां पर देखो, यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पहले वाले ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH मींस एल्कोहल है, और यहाँ कौन सा है, ईथर है। यहाँ कौन सा है, ईथर है। तो बेटा दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा आ रहा है, सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए हैं, चेंज। एल्कोहल था इसमें, इधर क्या हो गया, ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड या सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलो देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखा CH3 CH2 और ये CHO, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है प्रोपेनल। क्या नाम हो जाता है, प्रोपेनल। अब इसका ये तो एल्डिहाइड है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है हमको। अब इसका कीटोन बनाना है बेटा, तो कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कर लेना, इसको अपन जनरली एसीटोन बोलते हैं, और IUPAC नेम में इसको हम बोल देते हैं प्रोपेन टू ओन। ठीक है, कीटोन। यहाँ पर कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3। यहाँ पे भी कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे भी कितना है, 1। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, देखते चलिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल एंड, एक मिनट, वाइनिल एल्कोहल नहीं, एलिल एल्कोहल ले लो आप, एलिल एल्कोहल एंड वाइनिल ईथर, वाइनिल ईथर, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलो देखते हैं, एलिल एल्कोहल कैसे लिखोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये है OH। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई sp3 कार्बन जुड़ता है और उससे OH जुड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं एलिल एल्कोहल। अब इसका हमको क्या बनाना है, आइसोमर बनाना है फंक्शनल वाला। तो बेटा इसका कैसे आइसोमर बनेगा फंक्शनल वाला, वो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OCH3। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पे ईथर ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ ईथर है, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। ठीक है,
तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अगर कोई चीज जुड़ती है या कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो इसको बोलते हैं वाइनिल। और ये जुड़ा है कौन सा ग्रुप, ईथर, तो इसलिए इसको बोले वाइनिल ईथर। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड की, साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, साइनाइड और क्या, आइसोसाइनाइड। चलो देखते हैं। जैसे मेरे पास दिया है CH3CN और यहाँ पर आपको दिया है CH3NC। देखो यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है मेथिल ग्रुप, यहाँ पे किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। तो ये होता है आपका साइनाइड और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। यहाँ कार्बन 2 है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, इसलिए तो ये फंक्शनल आइसोमर कहे गए। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं, इधर आइएगा। 5th नंबर पे देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर पे है यहाँ ले लीजिए आप क्या, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। नाइट्रो और ये क्या है, नाइट्राइटो। ये भी दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, देखिएगा। CH3 एन डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये बनता है, इसको नाइट्रो बोलेंगे। ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो मीथेन अपन बोल सकते हैं। अब इसका नाइट्राइटो ग्रुप बनाना है। नाइट्राइटो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा बेटा CH3O एन डबल बॉन्ड O, ये नाइट्राइटो बन गया। मतलब यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ किससे जुड़ रहा था, मेथिल ग्रुप से जुड़ रहा था। किससे जुड़ रहा था, मेथिल ग्रुप से जुड़ रहा था। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पे लेकर आते हैं आपको, देखिएगा। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और कितने ऐसे फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल होंगे। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, एसिड एंड एस्टर। एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलो देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ लिखा है CH3 CH2 और ये दिया है COOH। ये है प्रोपेनोइक एसिड। क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। कार्बन कितने हैं, 3 दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 2 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अगर में से एस्टर क्रिएट करना है मुझे तो कैसे बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OO और ये है देखो CH3। जल्दी से चेक करो, क्या कार्बन यहाँ पे 3 है, बिल्कुल। हाइड्रोजन 6 है, बिल्कुल। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप एस्टर। और ये कौन सा था, एसिड। तो एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है भाई, यहीं पे 7 नंबर पे आओ, 7 नंबर पे आओ। मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको। 7 नंबर थोड़ा सा बड़ा है यार, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 7 नंबर पे देखो जरा। 7 नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, एमीन वाले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एमीन वाले देख लेते हैं। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये तीनों टाइप का जो एमीन है, ये हमको क्या बोल रहे हैं, हम ये क्या बोलते हैं, इनको फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। कैसे, देखो जरा चेक करते हैं। CH3 CH2 CH2 और NH2 ये दिया हुआ है आपके पास सबसे पहले नंबर पे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर देखो, जब भी नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो भैया ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आपको मैक्सिमम पता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एक बॉन्ड कार्बन से बनाते हुए नजर आएगा, ठीक है, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड अगर कार्बन से बनाता है तो उसको 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन बोलते हैं। अब इसका मेरे को सेकेंडरी एमीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो देखते रहिए। CH3 NH CH2 और ये CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, याद रखना। कार्बन 3 है, यहाँ पे भी 3 आ गए। हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे 5 to 7 और 7 to 9, यहाँ पे भी देख लीजिए 5 3 8 और एक 9। नाइट्रोजन 1 है, बिल्कुल सही है। यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, याद रखना। ठीक है, आप देखो टर्सरी एमीन भी बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बनेगा, CH3 N CH3 CH3। ठीक है, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 3 कार्बन से बना रहा है, इसको 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन कहते हैं। तीनों के तीनों जो मैंने एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पर,
तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों स्पीसीज का कैसा है, सेम है, ठीक है। और इनमें डिफरेंस काय में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में। वो 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन, तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एरोमेटिक एल्कोहल और ईथर की, किसकी, एरोमेटिक एल्कोहल और ईथर की। तो देखिएगा, एरोमेटिक एल्कोहल एंड ईथर, एरोमेटिक एल्कोहल और ईथर जो है ये भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। तो एरोमेटिक एल्कोहल देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ये देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और फिर क्या है OH, इसको बेंजाइल बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसका मुझे क्या बनाना है, ईथर, मतलब एक आइसोमर बनाना है फंक्शनल वाला। तो कैसे बनेगा, देखो बेंजीन रिंग, यहाँ पे OCH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये एरोमेटिक क्या था, एल्कोहल, इसका अपन ने क्या बना दिया, ईथर बना दिया, ठीक है जी। इसी प्रकार से 9 नंबर पे देखिएगा, डाई इन एलिन एंड एल्काइन। मैंने आपको जब स्टार्ट में ये मतलब फंक्शनल आइसोमर स्टार्ट किया था, तब मैंने स्टार्ट में आपको क्या बताया था, देखो जरा पहली स्लाइड पे चलते, कि फंक्शनल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, और साथ ही साथ किसी केस में मल्टीपल बॉन्ड भी क्या हो सकते हैं, चेंज होंगे, तो उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं, उनको भी फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, ये वाले एग्जाम्पल से अब सेकेंड कंडीशन क्लियर हो गया आपको। तो देखिएगा, डाइन, डाइन बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। डाइन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो डबल बॉन्ड हो। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 1,3 डाई ब्यूटा डाइन, 1,3 डाई ब्यूटा डाइन, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसको मुझे एलिन में बदलना है, ये तो डाइन हो गया, ठीक है, इसका नाम हो जाता है ब्यूटा 1,3 डाइन। अब इसको मेरे को किसमें बदलना है, एलिन में। एलिन का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे जब दो डबल बॉन्ड आते हैं तो ऐसे कंपाउंड को एलिन बोला जाता है। चलो बना के देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, और ये है CH2। पहली बात कि आप ना कार्बन काउंट करो, इसमें कार्बन कितने, 4, यहाँ पे भी 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे 6 है, क्या यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, नहीं है तो अपन ने गड़बड़ किए हैं। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई ना, वैलेंसी, ओके। तो यहाँ पर अपने पास 6 हाइड्रोजन है, मतलब वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड थे लेकिन अलग अलग कार्बन पे थे, यहाँ एक ही कार्बन पे है, दो डबल बॉन्ड है, तो इसको एलिन बोलते हैं। ये मेरे पास एलिन है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिन बोल रहे हैं, ठीक है जी। इसी का मेरे को एक और आइसोमर बनाना है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्काइन। तो एल्काइन कैसे बन जाएगा, 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास आ जाएगा एल्काइन। तो इसको हम बोलते हैं ब्यूट, और ये आइन, ब्यूट आइन, ये यहाँ पर करेक्ट नाम होता है। तो ये मेरे पास डाइन, एलिन और एल्काइन, ये भी क्या है यहाँ पर बेटा, ये भी हम इसको भी फंक्शनल आइसोमर के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है, नेक्स्ट नंबर का हमारे पास जो आइसोमर आता है, चलिए इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर 3 टाइप्स पढ़ चुका है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे टाउटोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का फोर्थ जो आपके पास टाइप है वो क्या है, टाउटोमेरिज्म। इसको अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं अगर बात करें, तो इसको हम बोलते हैं चलावयवता, चलावयवता, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टाउटोमेरिज्म है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो टाउटोमेरिज्म का केस क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। टाउटोमेरिज्म जो है इसको कौन शो करता है, इसमें सबसे पहले सेम क्या रहता है वो तो आप लिख ही लीजिए, सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड इसको शो करते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन,
है ना। कार्बोनिल कंपाउंड को हम शो किससे करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड के टाइप्स होते हैं दो, एक होता है आपके पास एल्डिहाइड और एक होता है आपके पास कीटोन। एक होता है क्या, कीटोन। अब एल्डिहाइड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखिएगा एल्डिहाइड के लिए, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन की जो दो वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है और दूसरी वैलेंसी जो है वो कार्बन या हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। तो ऐसे केस में हम ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। एक वैलेंसी किससे कंप्लीट होनी चाहिए, हाइड्रोजन से, और दूसरी वैलेंसी किससे कंप्लीट होनी चाहिए, कार्बन या हाइड्रोजन से, किसकी, कार्बन की, ठीक है। तो ऐसे केस में हम जो कंपाउंड बनेगा उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कीटोन के केस में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है ये कार्बन से कंप्लीट होनी चाहिए, किससे, कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कीटोन। तो वही कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या शो करते हैं, टाउटोमेरिज्म। और उसमें भी कौन से दो टाइप होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है जी। अब क्या सभी एल्डिहाइड और कीटोन टाउटोमेरिज्म शो करेंगे, क्या इसके लिए कोई कंडीशन है, बिल्कुल एक कंडीशन है। क्या, तो वो कंडीशन है ये कि भाई हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे उनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, या एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। मतलब देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा, कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा हमारे पास उसमें कम से कम, ठीक है, हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा जो टाउटोमेरिज्म शो करेगा उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। इस आइसोमेरिज्म को हम जो है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। टाउटोमेरिज्म में जो आइसोमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसको कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को सी डबल बॉन्ड ओ ये वाले ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है दो टाइप से होते हैं, एक को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, कीटोन। एल्डिहाइड कब बोलेंगे, जब कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन से कंप्लीट हो जाए। जबकि कीटोन ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी दो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोले कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो तो चलो टाउटोमेरिज्म शो करेंगे, लेकिन और कोई कंडीशन है क्या, तो बिल्कुल एक कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड वही कार्बोनिल कंपाउंड टाउटोमेरिज्म को शो करेंगे जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और इसी को जो है हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं, किसको, टाउटोमेरिज्म को, ठीक है भाई। अब आते हैं आगे, एग्जांपल से बात करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखना जरा ध्यान से, पहला एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। देखिएगा जरा, यहां पर है बच्चों CH3 सी डबल बॉन्ड O और ये है CH3। मैंने एक कीटोन बनाया है, क्या बनाया, कीटोन। अब इसका मुझे एक आइसोमर बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसका आइसोमर बनाऊंगा। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना क्या है कि कार्बोनिल कार्बन, देखो ये वाला जो कार्बन है इसको कार्बोनिल ग्रुप में है, ये वाला है ना, तो इसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। ये वाला जो कार्बन है क्या है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक। इससे जुड़ा पहला कार्बन, ये इससे जुड़ा पहला कार्बन, ये भैया क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा बताओ, अल्फा कार्बन। और सर इधर भी तो एक कार्बन जुड़ा है, क्या इसको हम अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हो। ये भी क्या है बेटा, अल्फा कार्बन है। मतलब आपको एक बात क्या समझ में आई कि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहला रहा है, अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं,
अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे? बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये वाले हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या पता चला कि ये जो कीटोन ग्रुप है या जो एसीटोन मॉलिक्यूल हमने लिया है, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो बेटा यहाँ अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। और यहाँ पर कितने जुड़े हैं? 3। तो बताइए यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। और हमने क्या बोला कि टाउटोमेरिज में जब भी कोई मॉलिक्यूल शो करेगा तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के पास। तो भैया यहाँ जो कीटोन है मेरे पास उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इजीली टाउटोमेरिज में शो करेगा। अब ये टाउटोमेरिज में शो करेगा तो क्या बनेगा? चलो मैं डायरेक्ट आपको पहले एक बार बना के दिखा रहा हूं। यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन आप ब्रेक करो और ऑक्सीजन पे ले जाके जोड़ो, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे लाके आप फिक्स करो। इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन कम किया, ये CH2 बन गया। ये डबल बॉन्ड को यहां ला दिए इस कार्बन के बीच में, ओके। और ये ऑक्सीजन से एक पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे लगाए H, और ये बनाए इधर CH3 ग्रुप। अब ये जो मॉलिक्यूल आया है वो कैसे आया मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। तो ये जो फॉर्म अभी बन रहा है इस कीटोन से, ये जो फॉर्म बनाए हो आपने, इसको हम इनॉल फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखो ध्यान से, यहां पर एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है? इन। और एक ही कार्बन पे OH ग्रुप आता है, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल। तो भैया इसका जब नाम लिखा जाता है तो यहाँ पे इन ऑल बोला जाता है। इसको जनरल फॉर्म क्या बोलते हैं? इस मॉलिक्यूल का क्या बोलते हैं? इनॉल। तो हमने यहाँ कीटो फॉर्म से क्या बना लिया? इनॉल। तो यहाँ पे टाउटोमेरिज में क्या होता है, ये कीटो फॉर्म वाला जो आइसोमर होता है वो अपने इनॉल फॉर्म में बदलता है। तो इसी कारण से इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज। जो यहाँ लिखा था ना अपन ने कीटो इनॉल आइसोमेरिज, क्या लिखे? मतलब इसमें जो आइसोमर होते हैं एक कीटो फॉर्म वाला होता है और एक इनॉल फॉर्म वाला होता है। मतलब इनॉल फॉर्म कीटो में बदलती है, कीटो फॉर्म इनॉल में बदलती है। अब ये बदल कैसे रही है इसका एक मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसी को देखिएगा। देखिए जरा, यहां पर मैं एक साइड के कार्बन के हाइड्रोजन को थोड़ा सा ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड O और ये है CH3, ओके। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हो क्या रहा है कि यहां से सबसे पहली बात कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, उसकी शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन पे होती है। अब जैसे ही इसकी शिफ्टिंग ऑक्सीजन पे होगी, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, दोनों तीनों स्टेप को एक साथ नहीं बता रहा ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो ये ऑक्सीजन पे आया 1 नेगेटिव चार्ज, इधर क्या लगा है? CH3 ग्रुप। अब देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ जाएगा तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसके ऊपर क्या आया? प्लस चार्ज। और इस कार्बन से बेटा यहाँ एक कार्बन जुड़ा है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े बताइए? 3। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। अब इनमें क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई केटायन फॉर्म होता है, जब कोई केटायन फॉर्म होता है और उसके साइड में जस्ट एडजेसेंट कार्बन लगा है तो उसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। और अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अगर पढ़ा है तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अतिशय युग्मन, ठीक है। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। मतलब ये वाला जो अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है, इनमें क्या है? कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ताकि ये कार्बन क्या हो सके? स्टेबल हो सके। तो भाई यहां से अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, यहां से अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहाँ पे H, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। ये है CH3, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। भाई यहां से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये हाइड्रोजन पे क्या आया? प्लस चार्ज। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और ये होगा OH, और ये है बेटा CH3। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन आपको बताई थी उस पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, ठीक है। ये कीटो फॉर्म था या एसीटोन था। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 6, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इधर से अगर एक अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ये CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है।
ये कार्बन और यहाँ पे क्या आएगा, एक OH ग्रुप आ जाएगा और ये CH3 ऐसे बना। तो मैंने क्या किया वो समझो, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया और यहाँ जो हाइड्रोजन था उसको मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन पे जोड़ दिया है। देखो ध्यान से, क्लियर। अगर मैंने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाली है या यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई है तो ये फॉर्म मिल गया। अगर मैंने इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, यहाँ पर ए साइड से शिफ्टिंग कराए अल्फा हाइड्रोजन की तो ये ए प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और ये बी साइड से अगर अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराएंगे तो ये वाला कार्बन सेम रहेगा जैसे कि वैसे, तो ये बन जाएगा CH3, सी ये है OH और ये डबल बॉन्ड क्या बन गया CH2। तो ये बी साइड से जब शिफ्टिंग कराओगे, यहां से एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग अगर कराएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और इधर से शिफ्टिंग कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये दोनों ही आपका क्या फॉर्म है बताओ, इसको अपन इनॉल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इनॉल फॉर्म बोलते हैं, ये इनॉल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन अब आ ही गया तो ध्यान से सुन लो। पीएनएसटी में डायरेक्ट पूछा था एसीटोन के इनॉल फॉर्म में कितने सिग्मा और कितने पाई। तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल था ना इसको अपन क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पीएनएसटी के अंदर पूछा जा चुका है, पीएनएसटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से कि एसीटोन का जो इनॉल फॉर्म बनता है उसमें उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। हालांकि अभी मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो वहां पे वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए जरा, इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट कार्बन देखिएगा, देखो इसको ही ओपन कर रहे हैं, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, ओके। फिर देखो इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ओके। फिर इस कार्बन के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन, इससे लगा है हाइड्रोजन और इस कार्बन से कार्बन लगा है और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, 3, ओके। ये देख लीजिए, इसको मैंने ओपन कर दिया इनॉल फॉर्म को। अब हमको क्या करना है, आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने आ गए, 9। पाई बॉन्ड के नंबर कितने, 1। और यहाँ पे ना आपको पूछा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा था। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास तो होंगे नहीं, कार्बन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो ये ऑक्सीजन के पास होते हैं। कितने लोन पेयर है, 2। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2। तो ये पूछा था बेटा आपसे क्वेश्चन, ये आपको ऑप्शन में भी देखने को मिला होगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन के पास, 9। पाई बॉन्ड कितने, 1 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे देखिएगा क्या है, देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इधर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी क्या है, अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। तो भैया टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 5। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे देखो, अगर मैंने इस अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई, मान लो ये ए अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बी अल्फा कार्बन है, मैंने इसको अल्फाबेटिकल नाम दे दिया, ए अल्फा कार्बन और बी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ये जो फर्स्ट वाला है, अगर इससे मैंने एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई तो आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको क्या बनाना है, जब भी आपको क्या बनाना है जब भी आपको इनॉल फॉर्म बनाना है कीटो फॉर्म से, तो आपको याद ये रखना है कि जिस साइड से एक अल्फा हाइड्रोजन आप ब्रेक करोगे उन दोनों कार्बन के पास या बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है और ऑक्सीजन के पास यहाँ का एक हाइड्रोजन ले जाके जोड़ देना है। जैसे मैं ए वाले की शिफ्टिंग कराऊं, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराऊं तो ये बन जाएगा जी CH2 और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ होगा ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो ऐसे और ये यहाँ पे इधर जैसे के वैसे रहने दो, इधर भी एक साइड से शिफ्टिंग कराओगे तो ये इनॉल फॉर्म बना, यहाँ पे क्या बना, इनॉल फॉर्म बना। अगर मान लो ये किस साइड से शिफ्टिंग कराए थे, ए साइड के अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराए थे, अगर बी साइड के अल्फा कार्बन की शिफ्टिंग कराओगे तो इधर से आपका ये वाला ग्रुप तो सेम रहेगा जी, CH3C। और यहां से शिफ्टिंग कराओगे तो ये दोनों कार्बन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH बन जाएगा, तो ये OH और ये डबल बॉन्ड CH और ये आएगा CH3।
ये भी एक इनॉल फॉर्म बना। तो ये दो टाइप के इनॉल फॉर्म यहाँ पे बनते नजर आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तीसरे नंबर पे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लिक कीटोन दिया है, देखो ध्यान से, साइक्लिक कीटोन है जी, है ना। यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं क्या? यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं कि यस। यहाँ पे ये जो कार्बन है इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर भी जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? दो। यहाँ पे भी कितने हैं? दो। मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? चार। चार अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? चार। ठीक है, अब बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या एक कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल। अगर मैं यहां से यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां शिफ्ट कराऊं, अगर मैं यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कराऊं तो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा। ठीक है जी, एक स्टेप ये हो सकता है। दूसरा स्टेप ये हो सकता है, देखिए पहले इसको कवर करते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे आया, तो ये बनेगा कुछ ऐसे। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H प्लस जाके यहाँ जुड़ रहा है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अंदर आ गया, तो ये इनॉल फॉर्म बनाए। ये क्या बना? इनॉल फॉर्म बना। अब यदि मैंने सेकेंड टाइम दूसरे साइड के अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई, मतलब मैंने इस बार क्या करा, देखो जरा ध्यान से। अब मैंने क्या करा, इस साइड के अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई होगी, मतलब ये बॉन्ड ऐसे गया और यहाँ की शिफ्टिंग मैंने कराई सेकेंड टाइम, तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा? सेकेंड नंबर पे पाई बॉन्ड इस बार राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बनेगा? OH। ठीक है, तो दो इनॉल फॉर्म ऐसे इस टाइप से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर दो इनॉल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल में लेता हूं, अब ध्यान देना, एल्डिहाइड का एग्जांपल में लेता हूं, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का, क्योंकि एल्डिहाइड का लिए नहीं है एग्जांपल। फोर्थ नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है H। ठीक है जी, अब ये है मेरे पास एसिटाल्डिहाइड और इस पे अल्फा कार्बन कौन सा है बताओ? यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े? तीन। तो भैया तीन अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन। और एक ही साइड में है, तो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन में से किसी की भी शिफ्टिंग कराओ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराऊं तो ये ग्रुप तो बना पहले CH2 में। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहाँ पर आया ऑक्सीजन और यहाँ से जो H निकला है वो यहाँ जाके जुड़ेगा, और ये क्या रहेगा? यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ये इसका क्या बना बताओ? ये इनॉल फॉर्म बना। तो ये जो है ना टाउटोमेरिज्म जो टॉपिक है, या टाउटोमेरिज्म जो आपके पास फिफ्थ नंबर पे अपन ने जो आइसोमेरिज, सॉरी फोर्थ नंबर पे जो आइसोमेरिज पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम नीट में पूछा गया है, PNST में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है टाउटोमेरिज्म को। क्लियर? तो अच्छे से आपको इसको डील करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात करेंगे यहाँ पर मेटामेरिज्म की, है ना। पांचवें नंबर पे आता है क्या? मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है तो थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेटामेरिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले एक दो कॉमन पॉइंट जो है, मेटामेरिज्म को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यावयवता। मध्यावयवता, मध्यावयवता इसको हिंदी में बोला जाता है मध्यावयवता। सेम क्या चीज होगी इसमें? तो बेटा सेम क्या रहता है वो देखना। सेम इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस काय में आएगा, डिफरेंस काय में आएगा। तो डिफरेंस यहां पर जो है एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप, ये सॉरी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप में यहाँ पे क्या आता है? डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंस होने चाहिए। तो देखो मेटामेरिज्म शो करने वाले जो आइसोमर होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आता है, लेकिन एल्किल ग्रुप जो है, जो जुड़े हुए एल्किल ग्रुप रहते हैं किनसे? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए,
जो एल्किल ग्रुप रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आने चाहिए। तो भाई ऐसे कैसे, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो जो जिनसे एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप पहले बना रहा हूँ। जैसे देखो, ये होता है ईथर, ये ईथर में ऑक्सीजन की दो वैलेंसी फ्री है, ठीक है जी, ये ईथर है। ऐसी प्रकार से ये है मेरे पास थायो ईथर, ये होता है थायो ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप है कुछ, थायो ईथर। ओके, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने लिया कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, या इसको कीटोन भी बोल सकते हैं आप, कीटोन, क्योंकि कार्बन से वैलेंसी कंप्लीट करना है हमको, तो कीटोन बोल सकते हैं। यहीं पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री, जिसको हम बोलते हैं एस्टर, एस्टर। नेक्स्ट नंबर पे आइए, यहां पर NH, नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री है, इसको सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन बोला जाएगा, ठीक है जी। यहीं पर आ जाइए, सी डबल बॉन्ड ओ NH, इसको हम बोलते हैं एमाइड। देखो एक वैलेंसी कार्बन पे फ्री है, एक वैलेंसी जो है वो कहाँ फ्री है, नाइट्रोजन पे। यहीं पर आप आ जाइए, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन पे अगर 3 वैलेंसी फ्री है, तो इसको टर्सरी एमीन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन बोलते हैं। तो ये जो फ्री वैलेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फ्री वैलेंसी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप से ये कंप्लीट होने वाली है। तो जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक ये आपसे क्लियर होने वाली नहीं है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ, इसी स्लाइड पे देखिएगा। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया है CH3O, यहाँ पर है C4H9 ग्रुप, C4 क्या है, H9 है, ठीक है जी। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो ईथर है, इसमें एक साइड कौन सा ग्रुप है, मेथिल, एक साइड कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल। तो दो अलग अलग ग्रुप है यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका मेटामर बनाना है, मेटामर बनाना है, तो क्या करना है मुझे, डिफरेंट एल्किल ग्रुप से इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, C2H5, C2H5O, और ये आ गया यहाँ पे C3H7, C3H7। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना जरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना जरा, इसको सुधार लेते थोड़ा सा। ये क्या था, C4H9। ओके, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। यहाँ कार्बन टोटल कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितना है, 1। वैसे यहाँ कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, अब दोनों में ही देखो फंक्शनल ग्रुप तो ईथर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो कार्बन मतलब एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग है। यहाँ मेथिल और कौन सा है, ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ एथिल और क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। मतलब एल्किल ग्रुप अलग अलग जुड़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आओ, सेकेंड नंबर के एग्जांपल पे आइए। जैसे मान लो थायो ईथर है मेरे पास, क्या है, थायो ईथर है। देखिए जरा, C4H9O, सॉरी थायो ईथर बोल रहे तो सल्फर लेंगे सेंटर पे, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए C3H7 ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे थायो ईथर जो ग्रुप है उससे दो एल्किल ग्रुप जोड़ा है, एक प्रोपाइल और एक क्या जोड़ा है, ब्यूटाइल। अब इसका मेरे को मेटामर बनाना है जी, तो क्या करेंगे, एक साइड मैंने C2H5 ग्रुप रख दिया, ठीक है, और एक साइड देखो, एक साइड अपन रखेंगे 5 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप C5H11, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको चेक करते चलना है, सेम होना चाहिए। देखो एल्किल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप डिफरेंट चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चाहिए, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टाउट सॉरी मेटामर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिएगा जरा, और भी एग्जांपल हमारे पास आने वाले हैं, देखिएगा जरा। देखिए नेक्स्ट नंबर पे अगर मैंने बात किया, मान लीजिए तीसरे नंबर पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कीटोन ग्रुप है, कीटोन पे एक साइड में अपन ने मेथिल ग्रुप लगा दिए, और एक साइड अपन ने C4H9 ग्रुप लगा दिए, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप लगाए। अब इसका मुझे क्या बनाना है, मेटामर बनाना है। तो भैया मेटामर बनाना है तो दोनों एल्किल ग्रुप अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, C3H7, क्या कर दिए, C3H7। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने, 12। वैसे ही देखो टोटल कार्बन, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं, एल्किल ग्रुप में है ना, 4 और ये 2, तो टोटल 6 हो जाएंगे फिर, तो ये 2 3 और ये 1, 6 हो जाएंगे, ठीक है।
हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 12 आ गए हैं, ठीक है जी। और ऑक्सीजन कितना है 1, तो वो भी है। यहाँ एल्किल ग्रुप देखो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको चेक करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का कैसे होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप भी डिफरेंट है, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मेटामर होते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखो, जैसे देखो यहाँ पे एस्टर का एग्जांपल लेता हूँ। एस्टर में एक वैलेंसी ऑक्सीजन से फ्री रहती है और एक वैलेंसी कार्बन की तरफ फ्री रहती है। मान लो मैंने यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगाया है और यहाँ पे मैंने लगाया है C5H11 ग्रुप, ठीक है जी। पेंटाइल ग्रुप है और ये क्या है, एथिल ग्रुप है। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, एस्टर। अब इसका मेरे को क्या बनाना है, मेटामर। तो वही दोनों एल्किल ग्रुप चेंज करना है आपको बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, C4H9 C डबल बॉन्ड O। अब देखो 5 और 2 7 कार्बन वाले एल्किल ग्रुप थे, तो 4 कार्बन वाला यहाँ आया, तो 3 कार्बन वाला यहाँ ले लो, C3H7, ठीक है। ये इस टाइप से बनता है। एक पांचवा एग्जांपल देखो। ओके, पांचवा एग्जांपल और एक देख लीजिए। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एमीन ले लिया, सेकेंडरी एमीन ले लिया। सेकेंडरी एमीन में यहाँ पे मैंने C3H7 ग्रुप रखा, यहाँ पे C4H9 ग्रुप रखा, ठीक है। ये ब्यूटाइल और ये है प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सेकेंडरी एमीन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसका मेरे को मेटामर बनाना है, तो फिर मेरे को एल्किल ग्रुप चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने कर लिया C2H5NH, और यहाँ पर दूसरी वैलेंसी पे क्या करना है, दूसरी वैलेंसी में अपन क्या कर लेंगे, C5H11 कर लेंगे, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप था, यहाँ 3 कार्बन वाला, तो दोनों एल्किल ग्रुप के टोटल कार्बन कितने थे, 7। तो यहाँ पे अपन ने 2 कार्बन वाला एक एल्किल ग्रुप लगा लिए और यहाँ 5 कार्बन वाला लगा लिए। ये एथिल और ये क्या है, ब्यूटाइल है। तो यहाँ इस टाइप से अपन क्या देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक विशेष बात का याद ये रखना है आपको कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम नहीं है तो वो मेटामर नहीं कहलाएंगे, इसको विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको करवाए, और भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिखवाए हैं, उनसे रिलेटेड और भी एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको फॉलो करके अपने को चलना है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। 6 नंबर पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, मान लीजिए हमारे पास दिया है यहाँ पर एमाइड दे दिया है, क्या दिया है, एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। इधर कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री, एक नाइट्रोजन पे फ्री। यहाँ पे मान लो ये C4 क्या है, H9 है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है C2H5 ग्रुप दिया है, ठीक है। अब इसको मेरे को बैलेंस करना है, ये सॉरी इसमें एल्किल ग्रुप जो दिए हैं उसको चेंज करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस बार यहाँ लगा दिया क्या, मेथिल ग्रुप, और इधर पे लगा दिया क्या, पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक दूसरे के फिर से क्या बन गए, मेटामर बन गए, क्या बन गए, मेटामर बन गए। चलिए यहाँ तक आपको मेटामेरिज्म भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे आपके पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म आती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, चक्रीय श्रृंखला समावयवता। चक्रीय श्रृंखला समावयवता, देखो जरा ध्यान से, बड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट है, देखना कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपसे सब बनेगा। सेम क्या है, सेम बेटा वही आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या है, सेम। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये ओपन चेन वाले होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्लोज चेन में नहीं, ओपन चेन। तो जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होते हैं किस पे, रिंग में, इनको कन्वर्ट किया जाता है रिंग में या साइकिल में, रिंग या साइकिल में। तो जो आपके आइसोमर बनते हैं उनको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ये दो टाइप से होते हैं बेटा। एक होता है एल्कीन, जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब एल्कीन जो है रिंग में जब ये कन्वर्ट होगा, एल्कीन जो है जब रिंग में कन्वर्ट होता है
तो ये बनाता है बेटा साइक्लोएल्केन। क्या बनाता है? साइक्लोएल्केन बनाता है। ठीक है जी, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे क्लियरिटी आएगी। दूसरा जो एल्काइन है, एल्काइन जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? कार्बन। ठीक है जी, और एल्काइन जो है वो कन्वर्ट होता है रिंग में, तो ये बनाता है साइक्लोएल्किन। ये क्या बनाएगा? साइक्लोएल्किन। ध्यान से सुनो, एल्किन रिंग में कन्वर्ट होगा तो साइक्लोएल्किन बनेगा, एल्काइन रिंग में कन्वर्ट होगा तो साइक्लोएल्किन बनता है। एल्किन रिंग में कन्वर्ट होगा तो साइक्लोएल्केन, एल्काइन रिंग में कन्वर्ट होगा तो साइक्लोएल्किन। ठीक है, एग्जांपल देखते चलो। अब यहां पर मैं एग्जांपल जो करवा रहा हूं उसको समझना। अगर मैंने कोई एल्किन लिया, पहला एग्जांपल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे मुझे क्या करना है? इसका एक रिंग आइसोमर बनाना है। ये तो चेन है, ये चेन फॉर्म है, इससे मेरे को रिंग बनाना है। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला साइक्लोएल्केन बनेगा। यहां पर ध्यान सुनना, CH2 CH2 और ये है CH2। ठीक है, अब चेक करो, कार्बन इधर कितने हैं? 6 सॉरी 3, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे? 3 2 5 5 2। एक मिनट, वैलेंसी गड़बड़ हो गई, यहाँ वैलेंसी गड़बड़ हो गई। ओके ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे भी कितने आएंगे? 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। लेकिन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बना हमारे पास, इसको अपन क्या बोलते हैं? देखो जरा, इसको अपन बोलते हैं प्रोपीन। ये क्या बना था? ये क्या है आपका? प्रोपीन। और प्रोपीन जब रिंग में कन्वर्ट हुआ तो ये बनाता है साइक्लोप्रोपेन। क्या बना दिया? साइक्लोप्रोपेन बना दिया। इसी को अपन बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में ऐसे लिखते हैं, इसी को बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा। अगर मेरे पास ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरे पास है क्या? इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? ब्यूटीन। ये है क्या? ब्यूटीन है। अब ये ब्यूटीन जो है आप कन्वर्ट करोगे, देखो पाई बॉन्ड एक है, वो ब्रेक होगा और सिग्मा में बदलेगा, तो 4 कार्बन वाला एल्केन बनेगा साइक्लिक रिंग में। ये CH2 यहाँ पे क्या है? CH2, ये है यहाँ पे CH2। ये 4 कार्बन वाले रिंग वाला एक एल्केन बनता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। और इसी को अपन पॉलीगेन फॉर्मूले में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, एक लास्ट एंड थर्ड एल्कीन से साइक्लोएल्कीन बना देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन है एल्कीन में, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अपन क्या बोलते हैं जी? पेंटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटीन। अब ये पेंटीन जो है, इसको अगर मेरे को साइक्लिक रिंग में बदलना है, देखो ये साइक्लिक रिंग में अगर बदलेगा, फिर से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, 5 कार्बन वाला साइक्लो कंपाउंड बनेगा, साइक्लो एल्केन कंपाउंड बनेगा। और उसको अपन क्या बोलेंगे? वो कुछ ऐसे टाइप से हमको दिखाई देगा। ठीक है जी, ऐसे। इसको अपन बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और ये जो साइक्लोपेंटेन है, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना, ये साइक्लोपेंटेन है। तो हमने क्या बोला था कि जो एल्कीन है सेम कार्बन वाले साइक्लो एल्केन में बदलेगा। अगर एल्कीन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला साइक्लो एल्केन बनेगा, 4 कार्बन है एल्कीन में तो 4 कार्बन वाला साइक्लो एल्केन बनेगा, 5 कार्बन है एल्कीन में तो 5 कार्बन वाला साइक्लो एल्केन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप में देखो, मैं एल्काइन की भी एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ तो आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। देखिए जरा अब मैं यहाँ पे 4th नंबर के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपआइन। क्या बोलते हैं? प्रोपआइन। ठीक है, ये जब कन्वर्ट होगा किस पे? रिंग में, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके लगेगा और ये 2 कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसे बदलेगा, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे। इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपीन। एक डबल बॉन्ड आ गया ना इस पे, तो इसको साइक्लोप्रोपीन बोलते हैं। और इसको पॉलीगेन फॉर्मूले में अपन लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ये देखो, ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। 5वें नंबर पे आइए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटाइन। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइन। ठीक है,
ये ब्यूटाइन है, ब्यूट वन आइन है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसका साइक्लिक फॉर्म बनाओगे या रिंग बनाओगे तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन याद रखना एल्काइन जो है 3 बॉन्ड में से 2 कार्बन के बीच पे आपके पास डबल बॉन्ड जरूर रहेंगे यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होता है, और जो आपका एल्काइन है वो साइक्लो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस ये एक बात ये आपको याद रखना है कि जो रिंग में कार्बन एटम होंगे और जो आपके पास ओपन चेन में कार्बन एटम होंगे उनके नंबर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होने चाहिए, सेम। मतलब कुल मिला के कहना ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो लेक्चर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।